हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप पिछली क्लास आपने देखी होगी जो हमने जिसमें जिक्र किया था आर्टिकल 12 का, जिसमें बताया था व्हाट इज़ स्टेट, इज़ जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट। ये सब हमने करा चुके हैं। इसके आगे हम अपने फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम समझेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 से जो केशवानंद भारती हमारा केस हुआ था, जजमेंट आई थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो किस हद तक आई, किस हद तक हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ये सब हम आज गहराई से समझेंगे। तो आई होप पिछली क्लास आपको समझ में आई हो जो हमने कराई थी, और उसमें बताया था कि इस जुडिशरी, अगर आपने देखी नहीं तो देख सकते हैं, इसमें बताया था इस जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई जैसे बीजेपी कांग्रेस या हमारी बीसीसीआई हो गई, ये सब आर्टिकल 12 के अंडर में आते हैं या नहीं, मतलब आर्टिकल 12 के अंडर, स्टेट के अंडर में आते हैं या नहीं। जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 12 और स्टेट, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और बीसीसीआई हमारी, वो अंडर आर्टिकल 12 यानी कि हमारे स्टेट की डेफिनेशन है उसके पार्ट है या नहीं। तो आपने अगर पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर जिक्र करी थी है, तो आज के दौर में आज कितने सितंबर है, 5 अक्टूबर, तो आज की डेट में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि 5 हैं शायद। आप उसको बता सकते हैं कि कौन कौन सी है। बीजेपी कांग्रेस तो कोई भी बता सकता है कि नेशनल पार्टी है, और 2023 से 24 में आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। उसके बाद कौन सी है 2 पार्टीज़, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पार्टी और नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कौन सी है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज की क्लास रहने वाली है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 से केशवानंद भारती केस तक। एक एक केस का जिक्र किया जाएगा इसमें। अंबिका मिल्स केस, गोलकनाथ जजमेंट, शंकरी प्रसाद, दीपचंद, और पहला केस था हमारा इम्पोर्टेंट, कौन सा था पहला था, फिर वो अभी हम गहराई से समझेंगे जो भी था। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब। तो आज के 3 क्वेश्चन आपको मिल गए कि जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट, पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी आर्टिकल 12 का हिस्सा है, और थर्ड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल हमारी इंडिया में। तो अब स्टार्ट करते हैं। एज़ पर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, तो सबसे पहले गहराई से समझते हैं 13 सब क्लॉज 1 में क्या कहा गया, जिस पे इतना विवाद उत्पन्न हुआ कि उसको लेके इतने सारे केसेस हुए, बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब। फिर अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन किया गया कि किस हद तक हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन अमेंड कर सकते हैं, और वो केस कैसे बढ़ते बढ़ते केशवानंद भारती केस तक पहुंचा 1973, जो हमारे जजमेंट का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 को गहराई से समझते हैं। इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कोई भी नियम कानून, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में किया गया, मतलब संविधान को कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1951 से पहले कोई भी नियम कानून बनाया गया है तो वो क्या, अगर वो वायलेशन करता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, कौन नियम कानून कब बनाया गया, 1950 से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दरकरार या फिर करार दे दिया जाएगा। यही बताया गया। ऑल द लॉज इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इफ़ दे वायलेट प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 मीन्स हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस में है, पार्ट 3 में है।
12 से 35 के बीच में कि कोई भी नियम कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बनाया गया, अगर वो वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स का तो उसको क्या कर देंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। तो इसी को लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ जो था हमारा मध्य प्रदेश में। इसमें एक 1948 में इनकी गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न लाया, एक कानून लाया। तो देखेंगे वो था ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जो बस सेवाएं थी, बस चलाई जाती थी, वो प्राइवेट ऑन लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। तो अगर वो प्राइवेट ऑन है तो क्या करेंगे, वो अपनी जो प्रॉफिट है, अपने लाभ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इसलिए वो क्या करते थे, वो जो किराया थे वो अपने मनमाने तरीके से चार्ज करने लगे, सुविधाएं कम देने लगे। तो ये सब चीज़ें होती रहीं, जिनके कारण ये सरकार की नज़र में आ गए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी बस सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, वो हम क्या करेंगे, नेशनलाइज करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको नेशनलाइज करने की मांग की और वहाँ पे कानून बनाया। तो वहीं क्या हुआ, ये 1948 की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा 1950 में। तो ये हमारा क्या कर रहा था, जो भी नेशनलाइज कर रहा था, ये कर रहे थे वो एमपी गवर्नमेंट के लोग। तो लोगों में मांग उठी कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। कौन सा वायलेशन था वो, हमारा राइट टू वोकेशन। आर्टिकल 19 सब क्लॉज जी में जो हमारे दिया गया है राइट टू वोकेशन, की काम करने का अधिकार, ये सब रोजगार का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का अधिकार आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जी में, या फिर 19 सब क्लॉज 6 भी कह सकते हैं उसे, उसमें दिया गया। तो इसमें कहा गया कि जो भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम कानून लाया गया है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आप इसको नहीं कर सकते, आपको इस जो भी लॉ लाया गया है उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, उसको किल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहीं से एक डॉक्ट्राइन मीन्स आइडिया, यहीं से एक आइडिया का जन्म होता है, उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसमें सीधी सी बात, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, ये सन है हमारा, बहुत बड़ा है, यही मून है, छोटा है। तो इन दोनों में अगर क्या हुआ, विवाद हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो सन है वो क्या कर देगा, हमें इसे, ये इस मून को ढक लेगा अपने ऊपर। ये मून है, ये सन है, इसको ढक लेगा। तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स या किसी भी कानून, नॉर्मल नियम में अगर कोई विवाद होता है तो फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। वो उस फंडामेंटल राइट्स क्या करेगा, उस छोटे से नियम या फिर मामूली से या साधारण से नियम को ढक लेगा। इसे ही कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इतनी इम्पोर्टेंस है। और किस बिहाफ पे ढकेगा, बाय द अप्लाइंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को अप्लाई करके उस नियम कानून को ढक लेगा। तो ये केस गया किसमें, भीखाजी लोगों ने केस किया, और इस केस का नाम दिया गया भीखाजी वर्सेस स्टेट, नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 1955 में केस हुआ। ये कौन सा केस था, वही 1948 में जो एमपी गवर्नमेंट ने लॉ लाया था कि हम इसको नेशनलाइज कर देंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। तो लोगों के द्वारा इस केस को उठाया गया और कहा गया कि जो भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा नियम कानून बनाया गया उसको क्या कर दो, स्क्रैप कर दो, हटा दो, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ को हटाना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ इम्पोर्टेंट लग रहा है उनके नज़रिए में। क्यों? क्योंकि आज इस लॉ की महत्वपूर्णता नहीं है, तो इसको हम हटाने के बजाय इसको हम क्या कर देते हैं, डोरमेंट की स्थिति में ला देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। क्योंकि क्या पता फ्यूचर में कोई बांग्लादेशी या कोई भी म्यांमार के लोग इंडिया में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलाने की मुहिम करें, तो हम उन लोगों पर इस लॉ को क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। फॉरेनर लोगों पर इस लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की लॉ थी उसको एप्लीकेबल कर देंगे। हालांकि हम इंडियन सिटीजन पे नहीं करेंगे, आप अपना चलाइए, जो प्राइवेट सर्विसेज चलाइए, हम आपको कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करेंगे आपके लिए। लेकिन क्या पता ये लॉ आगे आने वाले समय में कारगर हो
आपको भी पता है कि लॉ को बनाने में कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कितने उसमें संसाधन, समय, इन सब इन्वेस्ट किया जाता है तब लॉ बनता है। तो अब उसको हटाना आवश्यक नहीं है उतना, तो हम इसको क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे बाय द अप्लाइंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो यही करा हमने, इस लॉ को क्या किया, हटाया नहीं, स्क्रैप नहीं किया, किल नहीं किया, इसको हमने डोरमेंट की स्थिति में ला दिया कि अगर आगे चल के हमें इस लॉ की आवश्यकता होती है तो इसको हम एक्टिव कर सकें। तो ये बताया गया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज़ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स में नॉट बी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड एज पर आर्टिकल 13 सब क्लोज 1। तो यही बताया गया कि कोई भी कानून हटाना आवश्यक नहीं है, जैसा आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में कहा गया है, अगर वो लॉ क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट, आई होप समझ में आ रहा हो, पूछ सकते हैं डाउट अगर कोई भी है, ऑनलाइन बच्चे भी। तो अगर वो नियम कानून इम्पोर्टेंट है तो क्या है, उसको हटाना आवश्यक नहीं है, उसको क्या कर देंगे, इट कैन बी पुट अंडर द शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द अप्लाइंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसको किसकी छाया में रख देंगे, फंडामेंटल राइट्स की छाया में रख देंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, बड़ा कानून है, ये छोटा कानून है, कोई भी लॉ, जैसे MP वाला था, तो ये इसको ऐसे फंडामेंटल राइट्स कवर कर लेगा। कैसे, क्यों कवर करेगा, क्योंकि ये अप्लाई कर रहा है बाय द अप्लाइंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। आई होप समझ में आया हो क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, कि कोई भी लॉ है, साधारण लॉ, नियम है, कानून है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, दोनों में टकरावट हो रही है, तो फंडामेंटल राइट्स उसको ढक सकता है। अगर वो लॉ इम्पोर्टेंट है तो, मामूली सा लॉ है तो उसको हटा ही देंगे, आपको भी पता है। तो ऑनलाइन वालों कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 13 सब क्लोज 1, इट इज़ मेकिंग डोरमेंट। तो ये बताइए, इसको हम डोरमेंट कर देंगे फंडामेंटल, क्या पता फ्यूचर में इसकी आवश्यकता होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, पहले हमने देख लिया भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। अब देखते हैं दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सिंपली है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वही डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के दायरे में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है 1950 के बाद बनाया गया है, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो अगर वो वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, उसको नल एंड वॉइड दरकरार दे देंगे एज पर आर्टिकल 13 सब क्लोज 2। तो ये बताया गया इसमें कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ओनली एप्लीकेबल फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नॉट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। In Deepchand versus State of Uttar Pradesh 1959, Supreme Court declared that the doctrine of eclipse can be applied to civil law that is applied to pre-constitutional law, but not to post-constitutional law. Since the post-constitutional law which is violates ab initio means शुरुआती दौर से ही वो क्या हो जाएगा, उसको असंवैधानिक घोषित कर देंगे। किसको? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को। अगर कोई भी वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। किस में बताया गया? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में। तो ये केस इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है, उसको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जुडिशियरी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना, हमें करना है यूपीएससी का या फिर कोई भी स्टेट लेवल का यूपीपीएससी, ये सब। तो हमें इतना पढ़ना आवश्यक है बस कि इस केस में ऐसा कहा गया, ताकि हम अपने जो आंसर राइटिंग है उसमें भी लिख सकें, या कभी क्या पता प्रीलिम्स में ही आ गया क्वेश्चन कि कौन से केस में ये जजमेंट दी गई। बस इतना नॉलेज होना आवश्यक है। तो कोई जो बच्चे होते हैं वो एकदम गहराई से पढ़ने लगते हैं, इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल ये वो, तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपको भी पता है कि सबको ये तो पता है कि व्हाट टू स्टडी, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है क्या? व्हाट नॉट टू स्टडी। मैं हमेशा कहता हूँ क्या पढ़ें ना, ये ज़्यादा आवश्यक है। कोई एक ही सब्जेक्ट की क्या 10 बुक ले आते हैं, 10 पुस्तकें ले आते हैं, तो ये उतनी आवश्यक नहीं है। आप कोई भी एक बुक या फिर बुकलेट या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बुक है
उसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हो या कोई भी, आप उसको गहराई से समझें, उतना ही एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। तो आई होप समझ में आया हो कि दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वही एप्लीकेबल होंगे अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वायलेट, उनको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में बनाए गए, और बाद में बनाए गए तो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहे हैं तो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि जो पहले बनाए गए वो तो उन्हें पता नहीं था कि वो वायलेट करेंगे फ्यूचर में फंडामेंटल राइट्स को। तो यही बताया गया। अब देख लेते हैं अंबिका मिल्स स्टेट ऑफ गुजरात में क्या कहा गया। इसमें बस कुछ नहीं, उसी का ही एक अपोजिट हो गया दीपचंद का, कि अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 में, सॉरी या 1964 होगा शायद, हाँ, इसमें कहा गया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ देम, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो दोनों के लिए कारगर होगा, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, संविधान के पहले कोई कानून बनाया गया है या संविधान के बाद में कोई कानून बनाया गया, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। कौन? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। बस यही है। तो इसी के लिए आपको उतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस केस में कहा क्या गया, इसका क्रक्स क्या था, व्हाट इज़ द एसेंस फॉर ऑफ द केस। अब देखते हैं अंबिका, इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अंबिका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड 64 ओवररूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन हेल्थ, ये गलत लिखा है यहाँ पे, हेल्ड डेट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कैन बी यूज्ड प्रोटेक्ट नॉट टू, अरे प्री कृष्ण भी लिख दिया किसने, ये क्या है आएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो नियम कानून संविधान के पहले बनाए गए उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ऑल्सो फॉर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ़ द लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ। यहाँ मेन टर्म है कि अगर वो नियम कानून इम्पोर्टेंट है तभी। आई होप समझ में आया हो कि दीपचंद में क्या कहा गया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या कहा गया, इफ़ द लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो इट विल बी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स विल बी एप्लीकेबल फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। क्लैरिटी इज़ समथिंग विच यू नीड इन योर लाइफ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरी क्लैरिटी हो गई हो कि क्या चल रहा है, कि आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में क्या कहा गया कि कोई भी नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बनाया गया है और वो वायलेशन करता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या कर देंगे, उसे स्क्रैप कर देंगे, हटा देंगे, वायलेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देंगे। बट वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कहा कि इफ़ द लॉ इज़ इम्पोर्टेंट इनफ देन वी डू नॉट हैव टू किल द लॉ, वी कैन पुट अंडर द शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द अप्लाइंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सिंपल सा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को अप्लाई करके उस लॉ को फंडामेंटल राइट्स की छाया में रख देंगे, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबिलिटी, अब देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किस हद तक हम फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 हमने पढ़ा, ये किसकी बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। ये क्रक्स बता रहे हैं हम कि कोई भी नियम कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको हम नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। अब यहीं अब बात है 13 सब क्लोज 1, ये सीधी सी बात है, ये किसकी बात करेगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। कोई भी लॉ 1950 के बाद बनाया गया और वो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम उसको क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे। इट इज़ अ क्रक्स ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लोज 2। आई होप समझ में आया हो।
अंडर दिस आर्टिकल स्टेट शैल नॉट मेक एनी प्रोविजन, स्टेट कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बनाएगा डेट टेक्स अवे और अब्रिजेस। ओके, अब्रिजेस, अब्रिजेस मीन्स रिड्यूस करना, किसकी, फंडामेंटल राइट्स की शक्तियों को रिड्यूस करेगा या फिर छीनेगा। टेक्स अवे और अब्रिजेस वन और मोर फंडामेंटल राइट्स, हाउएवर यही बताया गया कि कोई भी रिड्यूस नहीं करेगा फंडामेंटल राइट्स की शक्तियों को। स्टेट ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाएगा, नियम कानून नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो उसको क्या करेंगे, असंवैधानिक घोषित कर देंगे। हालांकि ऐसे कानून बनाए गए, कौन कौन से हैं, 15 सब क्लोज 4 में जो अमेंडेबिलिटी की गई, 15 सब क्लोज 1 था जो नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन ला दिया गया आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 में। इसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 जोड़ दिया गया, तो उसको हम गहराई से समझेंगे। और 9th शेड्यूल लाया गया, और आर्टिकल 19 सब क्लोज 6 में तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में बताया गया कि स्टेट शैल नॉट टेक एनी डिसीजन और स्टेट शैल नॉट मेक एनी प्रोविजन जो क्या करेगा, वायलेशन करेगा, किसका, फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन यहीं पर एक प्रोविजन ला दिया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा एक प्रावधान या फिर नियमों की एक लड़ी लगा दी गई, किनके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें क्या किया गया, 15 सब क्लोज 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स में, स्टेट शैल नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट, इसको हमने पूरा PDF फॉर्म में इसमें लिख रखा है, तो आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ समझिए, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट। आई होप डिस्क्रिमिनेट का मतलब तो पता होगा आपको, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ इंडिया में भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कैस्ट, सेक्स, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें बताया गया, हमारे 15 सब क्लोज 1 में। लेकिन आपको भी पता है कि हमारी जो इंडिया है वो कितनी डाइवर्सिफाई है, उसमें कितनी विविधता पाई जाती है, तो सरकार को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी ताकि जो बैकवर्ड क्लास है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको हम मुख्य धारा में ला सकें, उनको मुख्य धारा का हिस्सा बना सकें। तो आपको भी पता है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमें कुछ प्रोविजंस लाने की आवश्यकता पड़ती, इसलिए सरकार ने भी क्या करा, 15 सब क्लोज 4 लाया, जिसमें कहा गया कि जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन है, बाय द गिविंग, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका आउटकम्स क्या है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, किनका, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस का, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, OBC हो गए, SC ST, चाहे उनको रिजर्वेशन देके, चाहे उनको अलग से आर्थिक सुविधाएं प्रोवाइड करके, बच्चों के लिए जो स्कूल में मिड डे मील, स्त्रियों के लिए अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड करके, इन सब तरीक़ों से क्या होगा, एडवांसमेंट सरकार लाएगी। ऐसा आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 में जोड़ा गया, किसके द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। तो आपको भी पता है कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो किसी के फेवर में भी हो सकता है, किसी के अगेंस्ट में भी हो सकता है, किसी के फेवर में जाके भी हो सकता है, किसी के अगेंस्ट में जाके भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, तो हम इनके लिए फेवर कर रहे हैं, SC ST OBC सोशली एंड बैकवर्ड क्लास को सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। तो जनरल वालों के लिए क्या हो जाएगा, ये कहेंगे कि ये तो हमारे लिए भेदभाव है, आप उनको अलग से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो आपको भी पता है कि उनके पास पहले से ही उतने संसाधन हैं जिनकी उतनी आवश्यकता है कि वो अपना विकास कर सकें, तो उनको उतनी ज़रूरत नहीं है। हमारे सरकार को पता थी, तो लोगों में मांग उठती रही कि ये इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए भेदभाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हम, ऐसा कहा गया। एक प्रोविज़न तो ये हो गया, हमने बताया, आई होप समझ में आया हो। एक प्रोविज़न ये हो गया। कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक लिख सकते हैं। आप सेकंड प्रोविज़न देख लेते हैं। पहला प्रोविज़न हो गया, सेकंड है 19 सब क्लॉज 6 को, जो हमारे क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू वोकेशन। वोकेशन मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसको। उसको में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी गई। रिस्ट्रिक्शंस कैसी वाली? रीजनेबल, लॉजिकल। जैसे कोई टेंडर लेना चाहता हो हाईवे का, मिनिस्ट्री ऑफ किसी भी मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट की, तो उसमें प्रोविजंस क्वालिफिकेशन ऐड कर दी गई कि उस व्यक्ति का इंजीनियर होना आवश्यक है अगर वो हाईवे का टेंडर लेना चाहता हो। क्यों? क्योंकि उसको उतनी सूझबूझ या समझ तो होनी चाहिए कि रोड पे क्या विकास के लिए क्या अधिक आवश्यकता है या क्या अधिक आवश्यक सामग्री यूज़ होगी, जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगा। तो इस बिहाफ पे क्वालिफिकेशन ऐड कर दी गई, ये एग्जांपल के तौर पे। और कोई भी नौकरी है उसमें कैटेगरी जोड़ दी गई कि हम स्त्रियों को ही लेंगे, पुरुषों का नहीं, इस उम्र के व्यक्तियों को ही लेंगे पर्टिकुलर। तो ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी गई। तो ये किस में हुआ? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज यू नो। सो लोगों ने कहा कि यहाँ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, वायलेशन है। तो सेकंड ये हो गया। ये किसके द्वारा ऐड किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ही ऐड किया गया, जो अभी हम बता रहे हैं। और थर्ड था हमारा 9th शेड्यूल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल टिल नाउ। शेड्यूल इज़ द लिस्ट ऑफ लॉज वी कैन से। इसके अंदर में क्या बताया गया? इसके अंदर में ऐसा प्रोविज़न लाया गया कि जो भी नियम कानून हम 9th शेड्यूल में रख देते हैं, कोई भी नियम कानून को बना के हम क्या करेंगे, 9th शेड्यूल में रख देंगे, तो जुडिशियल रिव्यू विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इट। जुडिशरी उसका कुछ नहीं कर सकती इफ़ अगर वो वायलेशन करती है फंडामेंटल राइट्स का, तो भी। आई होप कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना खतरनाक रहा होगा ये 9th शेड्यूल। अभी भी है बट इट इज़ इन लिमिटेड मैनर। तो आपको भी पता है कि कोई भी नियम कानून हम क्या, पार्लियामेंट ने ऐसा प्रोविज़न बनाया कि कोई भी नियम कानून हम इसके में रख देते हैं 9th शेड्यूल में, और अगर वो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी करेगा, तब भी जुडिशरी उसका कुछ नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट, जुडिशियल रिव्यू विल नॉट एप्लीकेबल ऑन इट, एप्लीकेबल नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू किसमें, 9th शेड्यूल में। तो 3 प्रोविज़न लाए गए बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो आई होप समझ में आया हो, यही बताया गया इसमें। आप स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। पुटिंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू वोकेशन अमेंडमेंट, ये 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच टुक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन। ये बताया गया है जो हमने समझाया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, बाद में हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब देखते हैं, अब आते हैं चैलेंज की बारी। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, जिसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, हमारे 15 सब क्लॉज 1, जो प्रतीत हो रहा था कि वायलेशन हो रहा है, जबकि हम क्या कर रहे थे, एडवांसमेंट के लिए काम, तरक्की के लिए काम कर रहे थे। किसके? पुरुषों के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिकली, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो बैकवर्ड है, वंचित लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोगों को क्या लगा कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। कौन से केस में? शंकर की बहन का नाम शंकरी, तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में चैलेंज किया गया। However, the judgment of the ruling Supreme Court
केम इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट हैविंग पावर गवर्नमेंट। तो इसमें कुछ नहीं, जो जजमेंट आया वो किसके फेवर में आया यही बताया गया, पार्लियामेंट के फेवर में। चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। द केस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट। तो ये पता होना आवश्यक है कि इसमें क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट हैज टू टाइप्स ऑफ क्या, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स लॉ मेकिंग पावर। नियम कानून बनाने की शक्ति कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की है। किसके पास, पार्लियामेंट के पास। कौन कौन सी, फर्स्ट है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर और सेकेंड है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एज पर आर्टिकल 368। तो ये बताया गया कि पार्लियामेंट के पास 2 प्रकार की लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर है। पहली है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो बनाई जाती है वो। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर मीन्स जो साधारण रूप से हमारी पार्लियामेंट बनाती है, जैसे वो लोकसभा में बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर साधारण बहुमत से इन दोनों से पास होके फिर हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, फिर वो बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसी को ही कहते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, साधारण तरीके से नियम कानून बनाने की शक्ति। और दूसरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है लॉ, वो आर्टिकल 368 में ऐसा बताया गया। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है और कुछ नहीं, कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग। ये हमने पहले भी कवर कराया कि व्हाट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी, व्हाट इज़ सिंपल मेजॉरिटी, और ये सब आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख सकते हैं। आप लोगों ने तो नोट्स बनाए थे पिछली बार, आई होप रिमेंबर, ऑनलाइन वालों। तो इसको हम आगे और भी कवर कराएंगे, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी से बनाई जाती हैं एज़ पर आर्टिकल 368 को, मतलब पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया, उसमें अगर हम बदलाव कर रहे हैं एज़ पर आर्टिकल 368 तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रकार की शक्तियाँ बताई कि पार्लियामेंट के पास हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसमें बदलाव करने की। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया वो क्या है, वैलिड है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया। अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर देंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम उसको और गहराई से समझ लेते हैं। शंकरी प्रसाद, हाउ द जजमेंट द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम इन द फेवर, ये बताया गया फेवर ऑफ पार्लियामेंट के फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन दैट पार्लियामेंट हैज़ गॉट 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। कोर्ट सेड दैट एनी एनेक्टमेंट ऑफ पार्ट 3, कि यहाँ एक मिस्टेक हो गई, 3 आ जाएगा। तो यही बताया गया, कोर्ट सेड दैट एनी एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर इज कॉल्ड एज लॉ डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। तो बैक टू द बेसिक, हम नोट्स के द्वारा समझते हैं इसको। तो किसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर या इस प्रक्रिया को यूज़ करके, कौन सी प्रक्रिया, साधारण नियम कानून बनाने वाली प्रक्रिया को यूज़ करके कानून बनाती है, तो वो लॉ होगा एप्लीकेबल, या फिर उस लॉ को हम रखेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में, जो
प्रोवाइड करती है डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ के दायरे में रख देंगे इस प्रक्रिया को। कोई भी कानून, इस प्रक्रिया को यूज़ करके पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो इसको किस में रखेंगे, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में, जो प्रोवाइड करती है डेफिनेशन ऑफ लॉ। आई होप समझ में आया हो। और इस प्रक्रिया को यूज़ करके पार्लियामेंट कोई क्या बनाती है, लॉ बनाती है। किसको यूज़ करके, एज पर आर्टिकल 368 उसको अमेंड करके, उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके, तो उसको हम रखेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में। डिफरेंस समझ में आया? आई होप। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन इजी वे में समझा रहे हैं। तो यही बताया गया कि अगर वो इस प्रक्रिया को यूज़ करके कानून बनाती है पार्लियामेंट हमारी, तो इसके अंडर में फॉल करेगी, और इसके अंडर में फॉल करेगी देन इट इज़ एप्लीकेबल अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 2। इम्पोर्टेंट है। इस प्रक्रिया को यूज़ करेगी तो डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंडर में काउंट होगी वो, और इसके अंडर में काउंट होगी तो अंडर आर्टिकल इट विल फॉल अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4, अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। देन इफ इट्स वायलेट द फंडामेंटल राइट्स देन इट विल डिक्लेयर नल एंड वॉइड। उससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर एज पर आर्टिकल 368 वर्क करके पार्लियामेंट ने कानून बनाया, देन इट विल फॉल अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4। इट विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 if parliament follow the procedure as per article 368। आई होप समझ में आया हो कि पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 368 को फॉलो करके कोई नियम कानून बनाते हैं तो वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के अंडर में फॉल नहीं करेगी, डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंडर में फॉल नहीं करेगी। तो क्या होगा, फॉल ही नहीं करेगी, इसके अंडर में फॉल नहीं कर रही है वाली प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया कानून इसके अंडर में फॉल नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा इस पर। आई होप समझ में आया हो। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे अगर ये वायलेशन भी कर रही है फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल के अंडर में ये नियम कानून फॉलो ही नहीं करता। अगर नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है, अगर फिर वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, तब क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। आई होप समझ में आया हो। यहाँ तक कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं, आप लोगों को तो होगी नहीं, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। यही नॉर्मल था यहाँ पे। which is not covered definition of law as given in article 13 सब क्लॉज can't be nullified to the article। तो ये बताएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और वही था द शंकरी प्रसाद केस कोर्ट होल्ड एट अंडर आर्टिकल 3। तो ये बताया गया क्योंकि एज पर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो जब वो फॉलो ही नहीं कर रही किसके अंडर में, 13 सब क्लॉज 2 के अंडर में फॉलो ही नहीं कर रही, तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या बताया गया कि पार्लियामेंट के पास असीम शक्तियाँ हैं कि वो पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दें, चेंज कर सकें। यही बताया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। दोस्तों, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, चाहे वो पार्ट 3 क्यों ना हो, हमारा फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया। अब इसके वहाँ आगे एक गोलकनाथ जजमेंट आती है, उसी को चैलेंज करती है। इससे पहले एक स्टोरी, या फिर छोड़िए, सीधी सी बात, जो लॉ होता है, नियम होता है, कानून होता है हमारा, इट शुड बी क्लियर एंड रिटन। इट शुड बी साफ होना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और रिटन लिखा हुआ होना चाहिए, सीधी सी बात, तभी उसकी मान्यता होगी। वैसे ही हमारा आर्टिकल क्या था, 368, इट वाज नॉट क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसीजर तो लिखा था, किसको, पार्लियामेंट को अमेंड करने का प्रोसीजर लिखा था, बट पावर नहीं लिखी थी कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आपको भी पता है कि प्रोसीजर लिखा है तो कोई ना कोई तो यूज़ करेगा ही, इट वाज अंडरस्टूड। बट गोलकनाथ जजमेंट ने उसको क्या करा,
एक दूसरे ही मोड पे ले गए। दे सेड कि पार्लियामेंट हैज़ नॉट पावर अंडर द आर्टिकल एज पर द आर्टिकल 368। पार्लियामेंट के पास कोई भी शक्ति नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की एज पर आर्टिकल 368। क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे आर्टिकल 368 को, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्लियामेंट ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगी। वहाँ बस प्रोसीजर लिखा कि ये प्रक्रिया है। तो ये बताया गया गोलकनाथ जजमेंट में, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने बस क्रक्स बता दिया। तो उसी को चैलेंज होता है। हाँ, उसके बाद वो आया गोलकनाथ जजमेंट। उसमें क्या कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, नो पावर। तो उसके बाद ही पार्लियामेंट और चला। उन्होंने क्या किया, एक और संशोधन किया है। उन्होंने आर्टिकल 368 में एक अमेंडमेंट कर दिया। वो अमेंडमेंट था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें ये प्रावधान लाया गया कि जो एज पर आर्टिकल 368 जो पावर दी गई है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पावर शब्द का वहाँ पे उपयोग कर दिया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। किसने किया? पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय द ब्रिंगिंग 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 विच अमेंड वेरी टाइटल ऑफ आर्टिकल 368 एंड एडेड द वर्ड पावर। तो उन्होंने कहा लो जी, पावर शब्द वहाँ पे नहीं था ना, लो हमने ऐड कर दिया बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो इन दोनों में क्या होने लगा? विवाद, सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट में। तो किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी देश के लिए ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ होती है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा हो। तो इसके बाद ही जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, जो आज तक का सबसे बड़ा केस है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया। केशवानंद भारती केस होता है स्टेट ऑफ केरला, जिसमें इन दोनों के जो विवाद चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, किसमें? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, कि हमारे पास शक्ति, हमारे पास नहीं है, ये सब। तो उसको एक नई राह में मोड़ दिया, जो दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। इसमें यही बताया गया, ये वाला स्लाइड यहाँ पर आ गया कि आर्टिकल 15 सबको उसका निकाल गया, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वही बताया, स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कैस्ट लिख दिया यहाँ पे किसी ने, कैस्ट हुआ, कैस्ट जाति के आधार पे। आर्टिकल 15 सब क्लोज 4, तो यही अमेंडमेंट लाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951। जो अभी चैलेंज हो रहा है ये हो गया 1906 में नए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ला दिए, वो चैलेंज हो रहा है। और 9th शेड्यूल, तो ये ऐड किया गया, स्टेट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड प्रोविजन एडवांसमेंट ऑफ द सोशली अनएजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस। तो इनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट कदम उठाएगा। तो गोलकनाथ जजमेंट ने क्या कहा? पार्लियामेंट के पास कोई भी शक्ति नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्योंकि आर्टिकल 368 में लिखा ही नहीं है कि पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है, वहाँ बस प्रोसीजर का जिक्र है। तो उसके बाद ही पार्लियामेंट ने क्या किया? चालाकी से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ला दिया गया। उसमें आर्टिकल 368 में वर्ड जोड़ दिया गया पावर, कि हमारे पास शक्ति है। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उसके बाद ही क्या आया? मेन जजमेंट, केशवानंद भारती केस। जो उन्होंने क्या करा? सबसे पहले ये कहा, सबसे पहले जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 था, उसको खारिज कर दिया गया कि हम इसको नहीं मानते, उसको हटाओ पहले। उसके बाद बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तुम्हें शक्ति दी है, किसकी? संशोधन करने की, बदलाव करने की। किसमें? संविधान में। तो आपको किसी भी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। किसको? पार्लियामेंट को। आपको एज पर अदर आर्टिकल 368 ही शक्ति मिली हुई है संशोधन करने की। तो इसको हटाओ। इन केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स वाज चैलेंज्ड। सब चैलेंज हुए। 9th शेड्यूल, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो आया था, सब चैलेंज हुए। तो इसमें क्या कर दिया गया? वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको हटा दिया गया, अपहेल्ड एंड सेड दैट, फिर कहा गया दैट द पार्लियामेंट बाय द वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 368, नेचर ही उसको प्रदान करता है, जो आर्टिकल 368 ही ओरिजिनली प्रोवाइड करता है
क्या अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको किसी भी अमेंडमेंट की 24 जैसे अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के जरिए ही आप उसको क्या कर सकते हैं, किसको, संविधान को बदल सकते हैं। लेकिन यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे दैट इट विल नॉट क्या नहीं करेगा, इट विल नॉट वायलेट और रिड्यूस द एनी फंक्शन ऑफ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर नो अमेंडमेंट शुड बी इन अ मैनर। पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है एज पर आर्टिकल 368, बट कोई भी अमेंडमेंट उस मैनर में नहीं होगी विच डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, BST क्या है, ये हम पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र नहीं किया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो जजमेंट टू जजमेंट बेसिस पे हमें बताते आते हैं कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, यू कैन नॉट वायलेट इट। जैसे फेडरलिज्म हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये सब क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जजमेंट टू जजमेंट, केस टू केस सुप्रीम कोर्ट हमें बताते आए हैं। ऑफ द इंडियन बेसिक स्ट्रक्चर did not define what the basic structure of Indian Constitution. However, बताया नहीं है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है। हालांकि इन नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड व्हाट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म अ बेसिक। कौन कौन से तत्व हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो आई होप समझ में आई हो क्लास कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 से आज केशवानंद भारती केस तक हमने कैसे केस टू केस समझा, कैसे बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में एक जजमेंट से जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स प्रोवाइड करती है, फिर केशवानंद भारती के जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन से अवगत कराते हैं, इन सबको गहराई से समझा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमने बताई, अ पार्ट ऑफ नॉलेज और स्टडी विच इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी होना सबसे आवश्यक है लाइफ में। और सेकेंड थी व्हाट नॉट टू स्टडी। ये दो इम्पोर्टेंट है। आपको भी पता है कि ढेर सारे बच्चे होते हैं कोट पढ़तांग की जो भी किताब है जी के ये वो रटने लगते हैं कि इसमें से आ सकता है, इसमें से आ सकता है। आप एक ही बुक पढ़िए, आपको 10 बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये लगता होगा कि अरे इस बुक में तो ये वाली थी, ये फैक्ट लिखा था, उसमें नहीं लिखा था। उसमें भी लिखा होगा, क्या पता वो देर सवेरा है, 2 चैप्टर के बाद आए। तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको पेशेंट रहना है, आपको संयम से काम रखना है और क्या नहीं पढ़ना है सबसे आवश्यक है। जो भी फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक बुक, लक्ष्मीकांत हो गई, कोई भी या फिर किसी भी कोचिंग की बुकलेट हो गई, एक सोर्स पे स्टिक रहिए बस। और क्लैरिटी क्या करना है क्या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आई होप क्लास समझ में आई हो आज की, तो आप लोग जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो ऑनलाइन बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली है जब तक ये फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद DPSP भी कराएंगे। तो इसके बाद NCERT भी हमारी चली रही है फाउंडेशन कोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।